नमस्कार और स्वागत है अप्रैल 2025 संस्करण में मैक्रो और मार्केट अपडेट का, जहां हम चर्चा करेंगे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों, चीन, यूरोप की राजकोषीय योजनाओं, अमेरिका के टैरिफ, रुपये की स्थिति, भारत में मौद्रिक डील, भारतीय आर्थिक गतिविधियों और इक्विटी तथा फिक्स्ड इनकम आउटलुक पर। ट्रंप की जीत के बाद शुरुआती तौर पर मार्केट्स को लगा कि यूएस एक्सेप्शनलिज्म और मजबूत हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे यूएस पॉलिसी साफ हुई, टैरिफ और स्पेंडिंग कट जैसे मेजर्स ने कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया। ट्रंप की इकोनॉमिक कॉस्ट को लेकर बेरुखी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला दिया। हालांकि पॉलिसी अनसर्टेनिटी से पहले यूएस ग्रोथ इतनी खराब नहीं थी, लेकिन टैरिफ्स और उनसे जुड़े इश्यूज की वजह से ग्रोथ प्रोजेक्शंस को नीचे रिवाइज किया जा रहा है। हालांकि अभी भी रिसेशन की संभावना कम ही है। इसके अलावा यूएस ने यूरोप और चाइना के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे दोनों को अब डोमेस्टिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना पड़ रहा है। चाइना अब वेलफेयर इनिशिएटिव्स लागू कर रहा है, जो वहां की पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी रेयर होता है, और जर्मनी अपने डेट ब्रेक रूल को रिलैक्स करने पर विचार कर रहा है। यूएस की एंटी ग्रोथ पॉलिसीज के कॉन्ट्रास्ट में यूरोप और चाइना दोनों ही ज़्यादा तैयार हैं प्रो ग्रोथ फिस्कल स्टिमुलस इम्प्लीमेंट करने के लिए। यूएस फेड ने मार्च में रेट कट्स को पॉज किया, लेकिन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की पेस को धीमा किया और 2025 के लिए 2 कट्स की गाइडेंस दी है। इस बीच यूएस के बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहां मार्केट्स ज़्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड हैं और बेटर मोमेंटम दिखा रहे हैं। चाइनीज़ इक्विटीज़ ने इस साल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, जो ग्लोबल मार्केट से बेहतर है। हालांकि यूएस ने चाइना के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ाए हैं। सरकार के ग्रोथ सहायता मेजर्स ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, लेकिन चाइना के टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर एआई के बारे में नैरेटिव का बदलाव भी बहुत ज़रूरी रहा है। जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर में चैलेंजेस अभी भी हैं, कंज्यूमर इंडिकेटर्स स्टेबलाइज हो रहे हैं या थोड़ा सुधार हो रहे हैं, जो सरकार के सहायता से संभव हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से एक टैक्टिकल मार्केट रही है। चाइनीज़ इक्विटीज़ अब इन्वेस्टर इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रही हैं और आने वाले समय में भी ध्यान खींच सकती हैं। यूरोप ने पहले ही अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के कदम उठाए हैं, जो एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने की तात्कालिक ज़रूरत से प्रेरित है और दूसरी तरफ यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने की दीर्घकालिक आवश्यकता को भी दर्शाते हैं। 2025 में यूरोपियन इक्विटीज़ का आउट परफॉर्मेंस मुख्य रूप से यूरोजोन गवर्नमेंट्स द्वारा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फिस्कल एक्सपेंशन की उम्मीदों से प्रेरित रहा है। यूएस और यूरोपियन इक्विटीज़ के बीच वैल्यूएशन गैप, जो 2016 से 2024 तक लगातार यूएस के पक्ष में बढ़ता गया था, वो इस साल तेज़ी से कम हुआ है और यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। अब तक यूएस ने एल्यूमिनियम और स्टील पर सभी देशों के लिए 25% इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं, और फिर इंपोर्टेड व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर भी। रिकॉर्डिंग के समय तक हम अभी भी 2 अप्रैल के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय ट्रेड ऑफिशियल्स ऐसे डील्स पर काम कर रहे हैं जो फार्मर्स और एग्रीकल्चर की सुरक्षा करें और शायद कहीं और कुछ चीज़ें गिव अवे कर दें। लेकिन कुल मिलाकर यह टैरिफ अनसर्टेनिटी ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को कम कर रही है। जब तक यह अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ये बिजनेस कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाती है और कॉरपोरेट कैपेक्स डिसीजंस में देरी करती है। कुल मिलाकर टैरिफ्स अब ग्रोथ और इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो रही हैं। कुल मिलाकर डिरेगुलेशन और टैक्स कट्स को लेकर जो एक्सूबरेंस थी, वह अब इस डर में बदल गई है कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी इकोनॉमी को वीकनेस की ओर धकेल सकती है, जिससे S&P 500 2022 के फॉल के बाद अपनी सबसे बड़ी क्वार्टरली लॉस की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय निफ्टी ने मार्च में 5 लगातार महीनों की डिक्लाइन के बाद जोरदार सर्ज किया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस भी इस रैली में शामिल हुए। लगभग सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए, सिवाय आईटी के।
एफआईआईज ने मार्च में भारतीय इक्विटी में लगभग $3 बिलियन की बाइंग की, जबकि अक्टूबर से फरवरी तक लगातार $24 बिलियन की सेलिंग हुई थी। FY25 में गोल्ड ने शानदार 88% की राइज दिखाई, 2008 के बाद का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। टेरिफ्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊंचे बने हुए हैं। अब वैल्यूएशंस गोल्ड के लिए एक रिस्क बनते जा रहे हैं। रूपी ठीक मार्केट्स की तरह ने 2025 में अपने लॉसेस को कुछ हद तक पुल बैक कर लिया है। मार्च में रूपी की जो एप्रिसिएशन हुई वो बाकी एशियन करेंसीज की तुलना में ज़्यादा मजबूत थी और इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। ए, डॉलर इंडेक्स में गिरावट क्योंकि दुनिया को यूएस ग्रोथ को लेकर चिंता होने लगी है। बी, भारत में एफआईआई इन्वेस्टमेंट की वापसी। और सी, भारतीय एक्सपोर्टर्स का फिर से मार्केट में आकर बैंक सेलिंग करना। FY 2024-25 में रूपी ने लगभग 3% की डिप्रिसिएशन दिखाई है, जो कि इसके पिछले 3-5 साल के ट्रेंड के अनुरूप है। हमारा मानना है कि रूपी पर डिप्रिसिएशन बायस बना रहेगा और FY 26 में इसमें और 3% की डिप्रिसिएशन हो सकती है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आरबीआई की मॉनेटरी ईजिंग सबसे ज़रूरी फोकल एरिया बन जाता है। बढ़ता हुआ हाउस होल्ड क्रेडिट आरबीआई को असहज कर रहा था, जिसके चलते आरबीआई ने पर्सनल लोन्स और एनबीएफसीज को दिए जाने वाले लेंडिंग पर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को टाइट किया। इसके बाद बैंक्स ने अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बेहतर करने के लिए लेंडिंग कम कर दी, जबकि उन्होंने ज़्यादा डिपॉजिट्स जुटाने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले कुछ महीनों में लोन ग्रोथ काफ़ी धीमा हो गया है, खासकर पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन्स पर असर पड़ा है। अब जाहिर है अप्रोच बदल गई है। पिछले 3 महीनों में आरबीआई धीरे धीरे कैपिटल और दूसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स कर रहा है। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त रहा है। आरबीआई ने लगभग 8 ट्रिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। फिर भी बैंकिंग सिस्टम अब भी लिक्विडिटी डेफिसिट में है, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक डॉलर कैपिटल आउटफ्लो भी उतना ही बड़ा रहा है। और फिर यह ऐसा सीजन होता है जब आम जनता की तरफ से हार्ड कैश की विथड्रॉवल बैंकों से बढ़ जाती है। ये दोनों एक्सोजीनस फैक्टर्स लिक्विडिटी नेगेटिव हैं। आरबीआई को अपनी लिक्विडिटी सपोर्ट को और बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिलाकर लिक्विडिटी क्रंच का सबसे बुरा दौर शायद अब पीछे छूट चुका है और हालात बेहतर होने चाहिए। फिर भी इसका क्रेडिट और इस वजह से इकोनॉमी पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने में कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं। जनवरी फरवरी 2025 के दौरान इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम थोड़ा स्लो है, भले ही कुछ हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ऑर्डर इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर एक्टिविटी की रफ्तार Q3 FY25 से ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। FY25 की फुल ईयर ग्रोथ 6.5% से नीचे रहने की उम्मीद है, जबकि FY24 में यह 9.2% थी। Q4 में ग्रोथ लगभग 6.5% के आसपास रहने की संभावना है, जो कि अनुमानित 60% से काफ़ी कम है। की इंडिकेटर्स जैसे बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, एनर्जी डिमांड और फ्रेट एक्टिविटी सभी में सिर्फ मॉडरेट ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और स्टील सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस। FY26 में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद एक मुख्य कारण है। मॉनेटरी ईजिंग जैसे रेट कट्स, लिक्विडिटी सपोर्ट और रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स, जिससे क्रेडिट लेड ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लेकिन हालिया क्रेडिट मॉडरेशन मुख्य रूप से पर्सनल लोन्स और एनबीएफसीज को दिए गए लेंडिंग में गिरावट के कारण हुआ है। हालांकि ईजिंग क्रेडिट कंडीशंस आगे चलकर कंज्यूमर लोन्स को सपोर्ट कर सकती हैं, पर्सनल लोन्स का रिवाइवल धीरे धीरे ही होने की उम्मीद है। सकारात्मक कारकों में बेहतर एग्रीकल्चरल इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स कट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का फिर से शुरू होना शामिल है, जो कि मॉडेस्ट कंजम्पशन रिवाइवल को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अगर तेज़ी से बढ़ता है तो वही सबसे मजबूत ड्राइवर बन सकता है। बिजनेस सेंटिमेंट दिसंबर 2024 तक काफ़ी मॉडरेट हो गया है, हालांकि यह अब भी एक्सपेंशनरी जोन में है। आने वाला Q4 FY25 अपडेट यह बताएगा
कि बिजनेसेस घरेलू डिमांड और ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे टैरिफ थ्रेट्स को कैसे देख रहे हैं। कॉरपोरेट कैपेक्स FY26 में धीमी गति से बढ़ने की संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब प्लेटो पर हैं और टैरिफ्स के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी व्यापार और ग्लोबल ग्रोथ को और नीचे खींच सकती है। अंत में 7% से ऊपर इंडियाज़ ग्रोथ को ले जाने वाला कोई भी मजबूत डिमांड बूस्ट फिलहाल नज़र नहीं आता, जो कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पर असर डाल सकता है। इंडियन इक्विटी मार्केट के संदर्भ में 2024 में पूरे साल भर वैल्यूएशंस और सेंटिमेंट दोनों ही काफ़ी ऊंचे स्तर पर थे। अब 2024 में देखे गए एक्सेसेस से वैल्यूएशंस में कुछ हद तक करेक्शन आया है। जब तक बॉन्ड यील्ड्स स्थिर रहते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, तब तक लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। फिलहाल जो सेंटिमेंट यूफोरिया था वह अब कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भले ही अर्निंग्स डाउनग्रेड्स का कुछ रिस्क अभी भी बना हुआ है, लेकिन हमारे मॉनिटर किए गए 3 की पैरामीटर्स में से 2024 की तुलना में अब काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसी वजह से हमारा नज़रिया 2024 के बेरिश आउटलुक से बदलकर अब न्यूट्रल स्टैंस हो गया है इंडियन इक्विटीज़ पर। हम स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं और साथ ही मिड और स्मॉल कैप स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग पर फोकस कर रहे हैं। फिक्स्ड इनकम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर ओमओ सपोर्ट मिलता है, CPI फिर से 4% के स्तर पर आ जाता है, फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस बना रहता है और लिक्विडिटी कंडीशंस के बेहतर होने की उम्मीद है, तो फिर भले ही स्प्रेड्स कम हों और रूपी रिस्क्स बने हों, फिर भी इंडियन रेट्स पर पॉजिटिव रहना समझदारी होगी। मौजूदा स्प्रेड्स और साल भर में लिक्विडिटी कंडीशंस के आसान होने की उम्मीद को देखते हुए हम सभी सेगमेंट्स में कॉरपोरेट बॉन्ड्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस महीने के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।